सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जेड 2020 और जेड 2019 के केमिस्ट्री के सभी 40 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, उनका सॉल्यूशन देख लिया है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेड 2018। इसके अंदर जो सभी 40 क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री के, उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, कौन सी क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है? तो त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि m। इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा। त्रिविम अभिविन्यास की बात करें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, फास्फोरस के निम्नतम स्तर पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो फास्फोरस के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। फास्फोरस आता है 15 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो फास्फोरस का विन्यास लिखने पर हम देखते हैं कि 10 नियॉन, इसके बाद होता है 3s2 3p3। देखिए, आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि फास्फोरस 15वें ग्रुप के अंदर आता है, 15वें वर्ग में आता है। तो इसके अंदर अंतिम कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 5 होगी। और अंतिम कोश का जो विन्यास होता है वो होता है ns2np3। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 15वें ग्रुप के अंदर आता है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि 2s में और 3p में होंगे। तो 2s में और 3p में होने पर क्या होगा, देखिए, s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p कक्षक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि s के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लेकिन p कक्षक के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि 3। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या होगी। ये हम 2020 के पेपर में भी हमने देखा था कि जब हमसे कक्षकों की कुल संख्या पूछी जाए तो कक्षकों की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का स्क्वायर करने पर कक्षकों की कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो n स्क्वायर करने पर देखिए n बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है 9। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब हो जाएगा 9, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फिर किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निम्न है। तो हमारे पास कोई तत्व है जिसके अंदर क्वांटम संख्या दी गई हैं चारों, और इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमारे सामने हैं। n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0 और s इक्वल टू प्लस हाफ। तो इससे हमें उस तत्व के बारे में पता करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। n बराबर 2 यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। l बराबर 0, तो l बराबर 0 देखिए होता है s कक्षक के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2s हो जाएगा, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 2 और l बराबर 0 s कक्षक के लिए होगा 2s। इसके बाद m बराबर 0 दे रखा है, इसका कोई l बराबर 0 के लिए m बराबर 0 होता ही है। इसके बाद s बराबर प्लस हाफ। प्लस हाफ का मतलब है कि इस 2s कक्षक के अंदर देखिए ये 2s कक्षक होगा। प्लस हाफ का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ पर माइनस हाफ होता तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस हाफ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और माइनस हाफ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्लस हाफ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पर 2s1 कर देता हूँ। तो 2s1 विन्यास हमें देखना है कि किसके लिए लागू होगा 2s1 विन्यास। तो देखिए 2s1 विन्यास किसके लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए 1s1 होता है। लिथियम का विन्यास होता है 1s2 2s1। तो यहाँ पर लिथियम की ही बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब लिथियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसकी होगी। सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर Zn+2 का जो विन्यास होता है वो होता है 3d10। तो 3d10 का मतलब है 3d के अंदर देखिए 3d के अंदर 5 कक्षक होते हैं और पाँचों के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन
इस युग्मित अवस्था में है 3d10 के अंदर, तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। Fe+2 की बात करें तो ये होता है 3d6, ये विन्यास होता है Fe+2 का। तो 3d6 का मतलब है, देखिए यहाँ पर 3d6 का मतलब है इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि यहाँ पर 4 एग्नित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 1 2 3 4, 4 एग्नित इलेक्ट्रॉन होंगे Fe+2 में। इसके बाद Na+2 की बात कर रहे हैं तो देखिए Na+2 का जो विन्यास होता है 3d8, ये विन्यास होता है Na+2 का। तो 3d8 का मतलब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, यानी कि 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। उसके बाद Cu+, इसका विन्यास होता है 3d10, ये विन्यास होता है Cu+ का। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी Fe+2 में। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो परमाणु त्रिज्या में हमें पता है, जैसे ही वर्ग की बात करें किसी वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु की त्रिज्या इस तरह से बढ़ती है, यानी परमाणु का आकार बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए सीधा सा है कि जो जो ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षों की संख्या में वृद्धि होती है। तो तीसरा ऑप्शन है, जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में समायोजन, ये इसका सही जवाब होगा, यानी कि कक्षों की संख्या में वृद्धि होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वह निम्न में से कौन सा संग्रह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दर्शाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु अणु आयन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान किस तरह से होगी, किस समूह में होगी? तो यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है, सीजियम का 55, ब्रोमीन का 35। तो पहले ऑप्शन के अंदर देखते हैं, तो पहले ऑप्शन में तो कैल्शियम, सीजियम, ब्रोमीन, तो सीजियम में 55 है, ब्रोमीन में 35, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। इसके बाद अगला है फिर Na+, Ca+2, Mg+2, Na 11 पे आता है, Ca 20 पे आता है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है फिर हमारे सामने N-3, F-1 और Na+। तो देखिए नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, और इसके अंदर -3 का मतलब 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। F आता है 9 पे, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए 10। सोडियम आता है 11 पे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो इसके अंदर भी 10। तो ये हमारा सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है? इकाई पूछी गई है, यूनिट किसकी नहीं होती, मात्रक किसका नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत ऋणता, दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन विभव। देखिए विभव जो है, विभव का वोल्टेज होता है, ऊर्जा है, ऊर्जा का जूल होता है मात्रक, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसका भी मात्रक जूल होगा। तो विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही जवाब विद्युत ऋणता, ऋणात्मकता। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है फिर, अणु जिसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म व 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, यानी कि 2 तो लोन पेयर होने चाहिए जिसमें, और 2 ही बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ये उपस्थित हों, ऐसा अणु हमें बताना है इनमें से। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा H2O यहाँ पर। इसके लिए देखिए हमें इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें NH3 की, तो देखिए NH3 के अंदर क्या है, कुछ इस तरह की संरचना होती है NH3 में। तो इसके अंदर बॉन्ड कितने हैं? 4 बॉन्ड हैं यहाँ पर, तो बॉन्ड पेयर की संख्या यहाँ पर 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है BF3 में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो ये भी गलत है। अगला है H2O से पहले CO2 को देखते हैं। CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, देखिए, तो यहाँ पर भी 4 बॉन्ड होने से 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। H2O की अगर हम बात करें तो H2O में देखिए 1 ऑक्सीजन और इससे 2 हाइड्रोजन इस तरह से 2 बॉन्ड बनाते हुए इस तरह से होते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इस तरह से होते हैं, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो इस तरह से ये इसका सही जवाब हो जाएगा H2O।
अगला क्वेश्चन है फिर H2O, H2S, H2SC, H2TE में से एक जिसका क्वथनांक अधिकतम है। देखिए क्वथनांक की जब बात की जाए तो सबसे पहला हमारा जो ध्यान है वो जाना चाहिए हाइड्रोजन बंध पे। जिस अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, जिस यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, उसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बंध जो है H2O में उपस्थित होता है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन बंध होने से इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, H2O का हाइड्रोजन बंध होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है एक इक्वेशन दी गई है रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए Kp और Kc में संबंध पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए Kp और Kc में क्या संबंध होता है, हमें याद होना चाहिए। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल n। यहाँ पर डेल n क्या है, देखिए डेल n का मतलब है उत्पाद के कुल मोल माइनस अभिकारक के कुल मोल, यानी उत्पाद के मोल में से अभिकारक के मोल घटाने हैं। तो ये मोल कैसे पता चलेंगे हमें, देखिए यहाँ पर NH3 के आगे 2 और H2 के आगे 3 और N2 के आगे 1 मान लीजिए। तो उत्पाद के मोल है यहाँ पर 2, इसमें से हमें माइनस करने हैं अभिकारक के कुल मोल। अभिकारक के मोल देखिए कितने, 3 और 1 4, तो 4 मोल हैं, तो 2 माइनस 4 उत्पाद के मोल में से अभिकारक के मोल माइनस करने हैं, 2 माइनस 4, तो ये हुए -2। तो ये -2 हमें पावर यहाँ लगा देना डेल n की जगह। तो डेल n की जगह जब हम माइनस पावर लगाएंगे तो क्या बनता है, देखिए Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -2। तो ये ऑप्शन पहला ही है हमारे सामने, ये इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फिर 800 केल्विन ताप पर अभिक्रिया जो हमें दे रखी है ये के लिए साम्यावस्था सांद्रताएं निम्न है, ये सांद्रता दे रखी है, और अभिक्रिया के लिए Kc का मान पूछा गया है। तो देखिए Kc का मान किस तरह से निकाला जाएगा। तो Kc का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए Kc इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्पाद ये जो प्रोडक्ट है हमारा NO की सांद्रता अपॉन अभिकारक है N2 और O2, इनकी सांद्रता, ये इस तरह से। तो ये जो सांद्रता है यहाँ पर हमने स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ NO के आगे नंबर ऑफ मोल की संख्या 2 है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो ये फॉर्मूला जो है हमें यूज़ करना है। इस फॉर्मूले के अंदर हमें यहाँ पर मान कैसे रखने हैं, वैल्यू कैसे रखनी है। देखिए ये जो NO है, NO की जगह ये मान रखना है 2.8 × 10⁻³ N2 की जगह ये और O2 की जगह ये, तीनों मान रखने हैं हमें और कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले NO की वैल्यू है 2.8 × 10⁻³ इसका स्क्वायर अपॉन N2 की वैल्यू है 3 × 10⁻³ और O2 की है 4.2 × 10⁻³ तो ये सभी वैल्यू हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.622, ये कैलकुलेशन से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी करने पर साम्य स्थिरांक होगा। तो देखिए जो साम्य स्थिरांक होता है वो जो है एक प्रकार से अनुपात होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। तो अगर हम अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो उत्पाद की सांद्रता भी उतनी ही बढ़ जाएगी, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता को डबल कर देंगे तो उत्पाद की सांद्रता भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा साम्य स्थिरांक पर, चाहे हम अभिकारकों की सांद्रता को दोगुना कर दें या आधा कर दें या 4 गुना कर दें, तो इस तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा समान, यानी कि साम्य स्थिरांक उतना ही रहेगा जितना पहले था। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का pH होता है। तो देखिए मानव रुधिर का जो pH है, मानव रुधिर क्षारीय प्रकृति का होता है, आंशिक क्षारीय है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 7.4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार दोनों की तरह कार्य करता है।
तो दोनों का कार्य करता है ब्रोंस्टेड अम्ल भी और ब्रोंस्टेड क्षार भी। होता क्या है ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार, हमने पहले भी देखा था कि ब्रोंस्टेड अम्ल क्या होता है कि जो H+ यानी प्रोटॉन का निष्कासन करे, प्रोटॉन को त्यागता है, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करे वो ब्रोंस्टेड क्षार होता है। H+ ग्रहण करे तो H+ ग्रहण करने वाला ब्रोंस्टेड क्षार और H+ त्यागने वाला ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। तो जो दोनों की तरह काम करता है वो कौन सा है इनमें से, वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में है Na2CO3। तो देखिए यहाँ पर ना तो H+ है, H+ इसके अंदर है नहीं, तो ये त्याग नहीं सकता H+ को, तो ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद अगला है OH-। तो OH- देखिए H+ ग्रहण तो कर सकता है लेकिन त्याग करके O-2 नहीं बना सकता है, तो ये भी गलत है। अगला जो है HCO3-। तो देखिए HCO3- जो होगा वो अगर H+ ग्रहण करे तो बनाता है H2CO3, और अगर ये H+ निकाल दे तो बनाता है CO3-2। तो इस तरह से ये H+ को ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, तो ये इसका सही जवाब होगा HCO3। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो देखिए, निम्न में से कौन लुईस क्षार नहीं है। तो देखिए लुईस क्षार होता क्या है, ऐसे अणु जो या आयन जो लोन पेयर को त्यागते हैं। तो लोन पेयर को त्यागने वाले अणु आयन लुईस क्षार कहलाते हैं। तो लोन पेयर त्यागने के लिए देखिए लोन पेयर होने चाहिए, तो जिनके अंदर भी लोन पेयर होंगे वो लुईस क्षार की तरह काम कर सकते हैं, जिनमें लोन पेयर नहीं होंगे वो लुईस क्षार का काम नहीं कर सकते। तो H2O के अंदर देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये लुईस क्षार का काम कर सकता है। NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, Cn- इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन Ag+ इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये लुईस क्षार का काम नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा Ag+। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, शीतल पेय पदार्थ के एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है हमें 3.8 इंटू 10⁻³ m। इसका pH क्या होगा। तो देखिए pH का एक सूत्र होता है, pH बराबर -log ऑफ H+ कंसनट्रेशन, यानी कि H+ की सांद्रता का अगर हम लघुगुणक या लॉग निकालें, उसकी नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो होगी pH। तो यहाँ पर देखिए सांद्रता की वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 3.8 गुणा 10⁻³ तो इसका जब हम लघुगुणक निकालेंगे यानी कि -log इंटू 3.8 10⁻³ तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2.42। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं, लघुगुणक करते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा 2.42। अगला क्वेश्चन है फिर, अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से बनाया जा सकता है। देखिए जो बफर विलयन होता है अम्लीय बफर विलयन, तो अम्लीय बफर विलयन के लिए हमारे पास होना चाहिए दुर्बल अम्ल वीक एसिड, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो अम्लीय बफर विलयन का काम करेगा। तो दुर्बल अम्ल देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो आपके सामने ये जो है सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल, ये इसका सही जवाब होगा। देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल होता है, और सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, धुआं निम्न में से किसका कोलाइडी सॉल है। तो देखिए धुएं के अंदर बेसिकली क्या होता है, हवा होती है, और हवा के अंदर कार्बन के कण होते हैं। हवा के अंदर कार्बन के कण ठोस होते हैं। हवा कैसी होती है, गैस होती है, तो गैस ज़्यादा और ठोस उसके अंदर कम, तो गैस में ठोस, ये इसका सही जवाब होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है वो कोलाइडी विलयन दर्शाते हैं, और इसके अंदर सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे अंधेरे कमरे में जब एक झरोखे से प्रकाश आता है, रोशनी आती है, तो हमें धूल के कण कुछ चमकते हुए दिखाई देते हैं,
तो वो जो धूल के कण चमकते दिखाई देते हैं वही टिंडल प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइडी विलयन ही टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो टिंडल प्रभाव कौन नहीं दर्शाते, तो वास्तविक विलयन इसका सही जवाब आएगा। वास्तविक विलयन जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। तो इस तरह से वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। इसका सही जवाब होगा वास्तविक विलयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ विद्युत अपघट्य मिलाने पर पुनः कोलॉइडी अवस्था में लौटता है प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आ जाएगा पेप्टिकरण। पेप्टिकरण एक विधि है जिससे हम कोलॉइडी विलयन बनाते हैं, और इस पेप्टिकरण विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो अवक्षेपित पदार्थ होता है हमारे पास उसको विद्युत अपघट्य में मिलाया जाता है और कोलॉइडी विलयन बनाया जाता है। ये विधि है कोलॉइडी विलयन बनाने की। तो ये इसका सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में पाया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर Fe। ये इनका सही क्रम होता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फिर होता है सबसे लास्ट में Fe। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है ऑप्शन में है हमारे पास, तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया कर गलनीय सामग्री बनाता है। तो वे पदार्थ जो गैंग यानी कि अशुद्धियों से अभिक्रिया करके, यानी धातु पदार्थ के अंदर अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उनसे अभिक्रिया करता है और गलनीय सामग्री बनाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है यानी कि गालक, फ्लक्स का मतलब यहाँ पर गालक है। ये जो गालक पदार्थ होते हैं ये गैंग से अभिक्रिया करते हैं। गालक पदार्थ की अगर हम बात करें तो SiO2 यानी सिलिका, ये भी एक गालक पदार्थ है। और इसके अलावा CaO, FeO, ये सभी गालक पदार्थ होते हैं। ये अशुद्धियों से अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। द्रव अमोनिया में सोडियम का तन विलयन नीले रंग का होता है। तो ये किस वजह से होता है। देखिए, जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है हमें। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन देखें तो ये जो दूसरा ऑप्शन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने से, ये इसका सही जवाब होगा। ये इलेक्ट्रॉन ही, अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं नीले रंग के लिए। अगला है फिर, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में भाग लेता है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था जो है संक्रमण धातुओं द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, तो देखिए इसके अंदर संक्रमण जो धातु हैं तो उनका विन्यास होता है N-1, D1 to 10 और NS1 2। तो हम देख सकते हैं कि N-1 D के इलेक्ट्रॉन होते हैं और NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर NP के इलेक्ट्रॉनों का कोई काम नहीं होता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा ऑप्शन है, केवल NS और N-1 D के इलेक्ट्रॉन, किंतु NP में नहीं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण के विलयन में मिलाया जाता है तो गहरा नीला रंग में बनने से दिखाई देता है। तो एक तो अमोनिया की बात हो रही है यहाँ पर यानी NH3, और एक बात हो रही है क्यूप्रिक लवण। क्यूप्रिक लवण यानी Cu+2 का लवण। तो देखिए, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनमें से क्या बन सकता है। ये सेकंड ऑप्शन देखिए, CuNH3 का होल 4+2, ये बनने की संभावना बनती है इन दोनों के मिलन से। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फिर, नियोप्रिन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। नियोप्रिन देखिए होता क्या है। नियोप्रिन हम कहते हैं ये 4 कार्बन, ये CH2 उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड और इस तरह की संरचना होती है क्लोरोप्रिन की। और जब इस क्लोरोप्रिन का जब बहुलीकरण करते हैं तो बनता है नियोप्रिन। तो इस क्लोरोप्रिन का नाम क्या होगा। IUPAC नाम अगर हम देखें तो देखिए, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और 1 और 3 इन दोनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा ईन। 1 और 3 पे ईन, और 4 कार्बन होने से ब्यूट।
तो देखिए पहला ऑप्शन है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, ये इसका आईपीएसी नाम होगा और ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन। अगले सवाल में हमें एक रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन का नाम बताना है, यानी कि ये एक नेम रिएक्शन है। तो ये 2019 के पेपर में भी था ये क्वेश्चन और कुछ अलग तरह से था। तो ये इस अभिक्रिया का नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है फिर एक रिएक्शन और दे रखी है हमें, इस रिएक्शन का भी हमें नाम बताना है। ये भी नेम रिएक्शन है तो इसका नाम होगा स्टीफन्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है फिनॉल तथा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया से जलीय NaOH की उपस्थिति में कराने पर बनता है। देखिए ये फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और NaOH। देखिए हमने एक अभिक्रिया पढ़ी है राइमर टीमान अभिक्रिया, वही अभिक्रिया है ये। और राइमर टीमान अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके अंदर ये फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO, ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है राइमर टीमान अभिक्रिया में और इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड, यानी पहला ऑप्शन है सैलिसैल्डिहाइड, ये इसका सही जवाब होगा और अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमान अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है रसायन जिसका एक ही अभिक्रिया में स्वयं का ऑक्सीकरण में अपचयन होता है। तो एक अभिक्रिया होती है कैनी-जारो अभिक्रिया, जिसके अंदर हम HCHO और HCHO इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, कैनी-जारो अभिक्रिया। और इस कैनी-जारो अभिक्रिया के अंदर बनता क्या है, एक हमें प्राप्त होता है CH3OH और एक हमें प्राप्त होता है HCOOH, यानी कि HCHO हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड के अणु हैं और ये अभिक्रिया होती है प्रबल क्षार की उपस्थिति में। और अभिक्रिया का नाम है कैनी-जारो अभिक्रिया और इसके अंदर एक अणु का ऑक्सीकरण और एक अणु का होता है अपचयन। तो इसका सही जवाब होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो HCHO है इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यहाँ पर एक अणु का अपचयन एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने हेतु इसमें मिलाया जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब होगा CuSO4 और पिरिडीन, इसको पीने के अयोग्य बना दिया जाता है इसको मिलाने से। अगला क्वेश्चन है, सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। ये भी सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब ल्यूकास अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन है, अम्ल की प्रबलता के घटते हुए क्रम में बताइए। यानी कि नाइट्रोफिनॉल हमें दे रखा है, P का मतलब पैरा, M का मतलब मेटा, O का मतलब ऑर्थो। तीन तरह के नाइट्रोफिनॉल हैं, इनकी अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम हमें बताना है। तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि सबसे जो प्रबल अम्ल होता है वो होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल और उससे कम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उससे कम होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसका सही जवाब होगा पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फिर, एक अभिक्रिया दे रखी है और इसके अंदर हमसे उत्पाद पूछा गया है। तो ये अभिक्रिया, इसका नाम है रोजेन मुंड अपचयन, अभिक्रिया का नाम है। हम देख सकते हैं इस अभिक्रिया को और इस अभिक्रिया में देखिए बनता क्या है, यहाँ से ये जो Cl है ये हट जाता है और इसकी जगह हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें उत्पाद प्राप्त होता है कुछ इस तरह से और ये एक एल्डिहाइड है RCHO। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन RCHO। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी का मतलब है कि जो एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, वो प्रतिस्थापन करता है। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि RX की अभिक्रिया KOH के साथ। तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है जिसमें OH यहाँ से हेलोजन को विस्थापित कर देता है और हमें प्राप्त होता है ROH और साथ ही साथ KX बनता है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि एक
रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर ABC, ये कुछ अननोन कंपाउंड्स हैं जो हमें पता नहीं है और हमें आइडेंटिफाई करने हैं, जिसके अंदर से केवल A आइडेंटिफाई करना है, ABC तीनों नहीं करने, केवल A की बात की गई है कि A पहचानना है हमें क्या है। तो A की जगह देखिए बारी बारी से इन सबको रख के देखना होगा, और रख के देखने पर तब हमें यदि लास्ट में ये उत्पाद अगर हमें मिल जाते हैं CH3 CHO और CO2, तो वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो मैं देखिए मैं सीधा इसका जवाब बताने वाला हूँ। इसका सीधा सा जवाब है प्रोपीन, और प्रोपीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये प्रोपीन है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले HBr से अभिक्रिया होगी। तो जब इसकी अभिक्रिया HBr से होगी तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड CH2 और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ Br और यहाँ H, ये रिप्लेस हो जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के HBr अटैच होता है। इसके बाद अगले स्टेप में एल्कोहलिक QH से अभिक्रिया होगी, तो ये वापस से HBr यहाँ से हट जाएगा, और HBr हटने पर वापस से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी वापस से प्रोपीन बन जाएगी। तो C भी यहाँ पर वापस से प्रोपीन बन जाती है C की जगह। उसके बाद फिर ओजोन से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, देखिए ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और डबल बॉन्ड टूटने पर ये दो कार्बन एक तरफ और ये CH2 एक तरफ, तो ये जो CH2 है ये तो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और ये जो दो कार्बन हैं ये बना लेते हैं CH3 CHO। तो इस तरह से प्रोपीन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सैक्रीन का रासायनिक नाम है। तो ये देखिए सीधा सा हमें पता होना चाहिए, ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड सैक्रीन का रासायनिक नाम। सैक्रीन एक आर्टिफिशियल जो है शुगर की तरह यूज होता है, एक आर्टिफिशियल शुगर है, मीठा करने के काम आता है ये, और सस्ते टॉफ़ियाँ सस्ते आइसक्रीम इसमें यूज होता है इसका। अगला क्वेश्चन है फिर एक अभिक्रिया दी हुई है, इसका नाम हमें बताना है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ये है सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है फिर निम्न में से कौन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। फ्रीडेल क्राफ्ट एक अभिक्रिया है जिसके अंदर बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड होते हैं जिनकी अभिक्रिया हम CH3X या RX से हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, RX, और ये उपस्थिति होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बेंजीन हो सकती है या फिर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, जैसे फिनोल है, फिनोल ये अभिक्रिया देता है OH ग्रुप होने की वजह से। अगला है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भी अभिक्रिया देता है, और इसके बाद बेंजीन ये भी अभिक्रिया देता है। लेकिन एनिलीन जो है, एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ये जो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा एनिलीन, यानी एनिलीन की ये स्ट्रक्चर होती है देखिए, ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो इस तरह से हमने सभी 40 प्रश्न देख लिए हैं 2018 के पेपर के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं जेट 2017 के पेपर के साथ। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।